एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये जो टॉपिक है ये आपको क्लास 10th से लेकर 12th तक, यहाँ तक कि कॉलेज लेवल तक जो है काम में आएगा, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सौर होते हैं टेस्ट में, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो जो भी ऐसे फूड मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो कि टेस्ट में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको हम बेसिकली एसिड में जो है काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है द सब्सटेंस विच आर सौर टू टेस्ट हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट एंड देयर सॉल्यूशन आर एसिडिक। मतलब कोई सब्सटेंस जो है वो सौर है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एसिडिक इंग्रेडिएंट है। यही रीजन है कि वो खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। ठीक, चल इसके आगे देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल क्या है? लेमन, विनेगर, टेमेरिंड और टमेटो। ठीक है, तो जो लेमन होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है। और जो विनेगर है उसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या इथेनोइक एसिड भी इसे बोलते हैं अब। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका इमली। इसमें होता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। इसके बाद में आता है टोमेटो। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2O4। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, कि बेस क्या होता है। तो बेस जो है जैसे कि एसिड सोर था टेस्ट में, वैसे ही जो बेस है वो बीटर होता है टेस्ट में। याद करने का तरीका यही है कि जो बेस है वो बीटर होता है, बीबी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके एग्जाम्पल है गर्किन और फिर बिटर कॉर्ड, उसके बाद में फेनग्रिक। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब बीटर होते हैं टेस्ट में, इसका मतलब इसमें बेस सब्सटेंस या बेस इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइट्स दिख रही होंगी जो कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है। एक रेड लाइट, एक येलो लाइट और एक ग्रीन लाइट। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हमें बताता है कि कब हमें रुकना है, कब हमें रेडी टू गो होना है और कब हमें फाइनली चलना है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इंडिकेटर्स होते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि इसमें कॉमन इंडिकेटर हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लिटमस पेपर। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या लिखा है देखिए, द एसिड एंड बेस नेचर ऑफ द कंपाउंड कैन ऑल्सो बी इंडिकेट बाय द सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंस। अच्छा देखिए, जो इंडिकेटर्स है ये 2 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर को ही हम केमिकल इंडिकेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये होता है जो हमको प्लांट से मिल जाते हैं इजीली, इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन इंडिकेटर सबसे पहले यहाँ दिया गया है वो दिया गया है लिटमस पेपर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे कॉमन जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, देखिए क्या लिखा है सबसे पहले तो ये देख लीजिए। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज टू डिटरमाइन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल, लिटमस का यूज हम कर ही क्यों रहे हैं? लिटमस का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। ठीक है, अच्छा ये जो लिटमस है यही मैं बता रही थी शुरुआत में। लिटमस जो है ये लाइकेन से बनता है। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, एक तरीके से ध्यान रखिए। तो लाइकेन से ही लिटमस बनता है और फिर इसी लिटमस से हम पता करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके पास में मैं 2 टेस्ट ट्यूब लेके आती हूँ, एक में एसिड है और एक में बेस है, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है और किस में बेस है। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली ए और एक टेस्ट ट्यूब ले ली बी। अब इन दोनों में से किसी एक में एसिड है और किसी एक में बेस है, तो आपको देखने से तो पता नहीं चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो हम क्या करते हैं? हम लिटमस का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिटमस के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो एसिड अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, और जब बेस रिएक्शन करता है तो बेस भी अपना
जो है कलर चेंज करता है। तो कलर चेंज करने की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। अब सबका अपना अपना कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने लेमन लिया तो लेमन अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। और जैसे हमने कोई बेस लिया, बेस में हमने डिटर्जेंट या सोप ले लिया, ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। तो जो लिटमस है वो हमको लाइकेन से मिलता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि लाइकेन से हमको क्या मिलता है, लिटमस मिलता है, ठीक है। तो एक नेचुरल सब्सटेंस है। अल्गी प्रोवाइड अ फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है। तो जो लाइकेन है उसको अल्गी फूड प्रोवाइड करती है और फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही आपका लाइकेन है, ठीक है। लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थेलोफाइटा, ठीक है। तो जो लाइकेन है वो किससे मिलता है, आपको किस डिवीजन से मिलता है, प्लांट के थेलोफाइटा से मिलता है। कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल, ठीक है। तो जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं इंडिकेटर का। यहाँ पर आपको दो सोल्यूशन दिख रहे हैं। देखिए पहले सोल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, जो लिटमस पेपर है जो कि हमको लाइकेन से मिल रहा है, ये लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ में लिखती हुई एसिड और बेस, रेड लिटमस पेपर अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, मतलब वो रेड ही रहता है। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रेड का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है, और जो बेस होता है वो अपना कलर चेंज नहीं करता, मतलब जो लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहता है। सीधी सीधी बात ये है कि अगर लिटमस पेपर रेड है तो एसिड अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है अगर बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वही अगर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बेस का कलर तो ब्लू ही होता है तो वो अपना कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आएगा समझ में। तो ये लिटमस के टाइप्स होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पर हम वही दो पेपर्स का यूज करेंगे। पहले तो देखिए रेड लिटमस पेपर आपको दिख रहा है, दो बीकर दिख रहे हैं, एक में एसिड हो सकता है और एक में बेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने रेड लिटमस पेपर ड्रॉप करके देखा था, अब हमने ब्लू लिटमस पेपर ड्रॉप करके देखा, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। देखिए रेड लिटमस पेपर ने कोई कलर चेंज नहीं किया, तो मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। लेकिन ब्लू ने अपना कलर रेड चेंज कर लिया, इसका मतलब भी यही हुआ कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंज टू रेड, इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है। वैसे यहाँ पर देखिए बेस में जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बेस में जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है वो बेस है। आई बात समझ में। तो ये दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एसिड और बेस में इसको डिप करके चेक करते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें वही लिखी हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्यूनिया, टर्मरिक और गरेनियम, ठीक है। इसके बाद में बीट रूट और आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के, मतलब इनसे भी आपको पता चल सकता है इनका यूज करके भी कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है। चलिए इसके बाद में रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, बिल्कुल जो रेड कैबेज है देखिए रेड है वो, अब अगर एसिडिक होगा कोई सब्सटेंस तो एसिड का कलर तो रेड ही होता है, तो वो कोई चेंजेस नहीं देगा। तो रेड रेड कैबेज जो है उसका कलर जो है एसिडिक कंडीशन में कैसा रहता है, रेड ही रहता है। लेकिन जो रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट है अगर वो बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होगा किसका कलर, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का,
ठीक है, आई बस समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं देखिएगा कि यहाँ पर जो है बेस का कलर रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The flower of hydrangea plant are usually blue in acid which turns pink in the presence of base। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेंगिया है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, ये इसका जो कलर है इस प्लांट के फ्लावर का, वो डिपेंड करता है सॉइल के पीएच पे। ठीक है, अगर सॉइल का पीएच कम है, यानी कि सॉइल का पीएच अगर एसिडिक है, तो जो फ्लावर है वो आपको पिंक कलर के नहीं नहीं जो हाँ जो फ्लावर्स है वो आपको ब्लू कलर के दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, डीप ब्लू कब है, जब आपका पीएच कितना है 4.5 है। ठीक है, और थोड़ा सा लाइट ये हो रहा है जब इसका पीएच 5 पर आ गया। ठीक है, फिर 5.5 पे लाइलेक कलर हो गया, 6 पर पर्पल कलर हो गया, फिर थोड़ा सा और लाइट हो गया, फिर और लाइट हो गया, और 7 तक आते आते ये जो है पिंक कलर का हो गया। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर सॉइल का पीएच कम है तो ये जो फ्लावर है इस प्लांट के, वो अपना कलर कैसा दे रहा है, एसिडिक कंडीशन में ब्लू दे रहा है, और जैसे जैसे वो न्यूट्रल तक पहुंच रहा है उसका कलर जो है वो कैसा हो रहा है, पिंक कलर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन, अच्छा ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिए, जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो, आपने कोई वाइट शर्ट पहना है या कोई सा भी शर्ट पहना है, और अगर आपने कुछ खाना वगैरह खाया और गलती से कुछ स्टेन आपके कपड़ों पर गिर जाता है खाने का, ठीक है, तो वो जो खाने का स्टेन है वो बेसिकली हल्दी की वजह से, टर्मरिक की वजह से पड़ जाता है आपके शर्ट पे या आपके किसी भी ड्रेस पे। स्पेसिफिकली अगर वो व्हाइट कलर की है तो वो ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और फिर जब आप इसको वॉश करने जाते हो, जब आप इसको धोते हो, तो देखिए अब क्या होता है कि जो टर्मरिक है ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब जो बताती है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है ना। अब क्योंकि आपके इस शर्ट के ऊपर ये इंडिकेटर गिर गया है, इंडिकेटर का कलर येलो है ना। अब जब आप डिटर्जेंट से इसको वॉश करने जाते हो, ठीक है, तो जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट, ठीक है, या हम बोले जो सोप आप यूज करते हो, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब आप इस स्टेन के साथ में इस बेसिक सब्सटेंस यानी कि डिटर्जेंट और सोप का रिएक्शन कराते हो, तो ये जो येलो कलर का स्टेन है ये ब्राउनिश, रेड ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन या रेड ब्राउन आप बोल सकते हो इसको, रेड ब्राउन, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि आपका आपका जो टर्मरिक है, आपका जो हल्दी है, वो एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर का कलर यहाँ पर येलो है, लेकिन जैसे ही वो किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है, स्पेसिफिकली सोप और डिटर्जेंट के साथ में, तो उसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, रेड ब्राउन में। तो ये चीज ये इंडिकेट करती है कि जो आपका सोप है, जो डिटर्जेंट है, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसके अलावा यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए, टर्मरिक प्लस वाटर का सोल्यूशन इस तरीके से दिखेगा, लेमन जूस एसिडिक सोल्यूशन है, ब्लीच प्लस वाटर बेसिक सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम देखेंगे अब सिंथेटिक ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। बिल्कुल, सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने अभी अभी आपको बताया, जो हम लेबोरेटरी वगैरह में केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर जो कि सूंघ कर, ठीक है, स्मेल कर कर हम ये पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में एक साथ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है लेबोरेटरी में, बिल्कुल ये देखिए हमारे पास में 2 बीकर है, टेक 2 अननोन सॉल्यूशन इन 2 डिफरेंट बीकर। ठीक है, तो ये इसमें अननोन सॉल्यूशन मतलब हमें नहीं पता है कि इसमें एसिड है या इसमें बेस है, ठीक है, नहीं पता हमें, तो इसको बोलते हैं अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, 2 to 3 ड्रॉप्स हम डालते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब हमने इसको लेबोरेटरी में बनाया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डाल दिया है दोनों में फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ठीक है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जैसे ही हम डालते हैं तो क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो हमने 1 और 2 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप जो है दोनों में डाल दिए, दोनों बीकर में डाल दिया, और इसको अच्छे से स्टेयर कर लिया, अच्छे से घुमा दिया। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला सोल्यूशन है इसने अपना कलर चेंज नहीं किया फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद, लेकिन ये वाला जो सोल्यूशन है इसने अपना कलर चेंज कर लिया है पिंक में। यही प्रोसेस आप करते हो टाइट्रेशन वाले में। ठीक, टाइट्रेशन में भी यही होता है ना, कि एक एंड पॉइंट आता है जिसमें आपका जो
टाइट्रेट होता है वो क्या हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फिनेप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद जो सोल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करता है वो सोल्यूशन होता है एसिडिक। ठीक है, कौन होता है, एसिडिक। और जो अपना कलर चेंज कर लेता है पिंक में उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो फिनेप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद एसिडिक जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, जबकि बेस अपना कलर चेंज करता है। तो ये कैसा रहता है, ये कलरलेस ही रहता है, कलरलेस। जबकि ये कैसा रहता है, ये पिंक कलर में, किस तरीके का पिंक है, लाइट पिंक कलर में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। तो सम केमिकल सब्सटेंस सच एज फिनेप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इओसिन आर आल्सो इंडिकेटर, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर। बिल्कुल ये नाम आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेप्थिलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इओसिन इंडिकेटर, ये सब कैसे इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर या केमिकल इंडिकेटर भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि हम इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं इसलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। चलिए, ये मिथाइल ऑरेंज के एग्जांपल देख लीजिए, फिनेप्थेलिन के एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर दे रहा है और लाइट रेड कलर दे रहा है। ठीक है, जबकि अल्कलाइन में यानी कि बेसिक कंडीशन में वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही जब pH 7 है यहाँ पर तो फिनेप्थेलिन इंडिकेटर जो है वो कलरलेस है आपके 7 वाले में, जबकि pH जब 10 है यानी कि बेस है तो जो pH है वो कैसा है, कलर जब बेस है तो कलर कैसा है, आपका पिंक कलर है या वॉयलेट कलर आप बोल लो। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी हम जो सैंपल ले रहे हैं किसी सोल्यूशन का, चाहे वो एसिडिक है वो बेस है, तो रेड लिटमस पेपर पे वो क्या कलर चेंज कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या कलर चेंज कर रहा है, फिनोप्थिलीन के साथ में वो क्या कलर चेंज कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या कलर चेंज कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये जो है आपके 10th to 12th, यहाँ तक कि कॉलेज लेवल या हम बोले कि नीट और जेई में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप ये टेबल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, HCl यहाँ दे रखा है। HCl जो है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, नन, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर में क्योंकि ये एसिड है ना, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए रेड लिटमस पेपर के साथ में वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्लू के साथ में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गलत लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको रेड करना है। ठीक है, रेड। इसके बाद में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के साथ में HCl कलरलेस रहेगा, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं करता, तो ये कलरलेस रहेगा। जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही H2SO4 कोई चेंज नहीं। यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर ये गलत दिया हुआ है ना, इसको रेड कर लेना, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिनोप्थिलीन कलरलेस है क्योंकि H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये जो है मिथाइल ऑरेंज का कलर टर्न्स रेड कर देता है। इसके बाद में HNO3 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एक और होता है HNO2, उसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, सेम प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी, मतलब नो कलर चेंज होगा, रेड के साथ में, ब्लू के साथ में कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोप्थिलीन में कलरलेस रहेगा और इसका कलर रेड रहेगा। चलिए इसके बाद में CH3COOH, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे जब हम एसिड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका भी रेड लिटमस पेपर के साथ कोई कलर चेंज नहीं, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कलरलेस और ये टर्न्स ऑरेंज, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड का कलर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जबकि ये तीनों जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होते हैं वीक एसिड, वो मैं आपको आगे की जब हम ये पढ़ेंगे डिटेल में तब उसमें बताऊंगी। चलिए NaOH, तो देखिए यहाँ पर OH आ गया है। ध्यान रखिएगा, जो एसिड होता है ना उसके पास में H पॉजिटिव आयन होते हैं और जो बेस होता है उसके पास में OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जितने भी देखे आपने इसके सबके पास में हाइड्रोजन आयन है।
ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को काउंट करेंगे ना, इनको नहीं करेंगे। और NaOH जो है इसमें देखिए आपको OH दिख रहा है, तो OH यानी कि आपका कौन है, बेस। ठीक है, तो NaOH जो है वो क्या है, आपका बेस है। तो रेड लिटमस पेपर को वो कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस पेपर में, जबकि ब्लू लिटमस पेपर के साथ में वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। फिनोप्थेलिन के साथ में ये अपना कलर चेंज करेगा बिल्कुल पिंक कलर में, और मिथाइल ऑरेंज के साथ में ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पर पिंक और ये येलो। फिर KOH, यानी KOH का नाम होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक, टर्न्स येलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हो जाएगा टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक, टर्न्स येलो। फिर है आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक, टर्न्स येलो। ठीक है, ऊपर के 4 में आपको करेक्शन करना है, आप ध्यान रखिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब हमको अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में देखना है। अभी तक अपन ने नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर देख लिए। अल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब जिसकी स्मेल हमको लेनी होती है। ठीक है, तो ये अनियन स्लाइस हम डालेंगे एसिड और बेस के सोल्यूशन के अंदर। हमें नहीं पता कि अभी कौन एसिड है और कौन बेस है, बस हमने क्या किया, अनियन लिया और दोनों की स्मेल ली, दोनों अनियन की स्लाइस में से स्मेल आ रही है, अनियन की पंजेंट स्मेल आ रही है। ठीक है, ये देखिए, ये व्हाट अ पंजेंट स्मेल ऑफ अनियन हैज। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, इस अनियन को हमने डाल दिया दोनों बीकर के अंदर। अननोन सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कौन एसिड है कौन बेस है। अनियन स्मेल गोज ऑफ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो इस वाले साइड वाला है, ये वाले जो साइड वाला है, इसकी स्मेल जैसे ही हमने अनियन को इसमें डीप किया, इसकी स्मेल चली गई, जबकि ये वाला जो है इसकी स्मेल अभी भी आ रही है। तो जिसकी स्मेल आती रहती है वो है आपका एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन बेस होगा तो जो अनियन की पंजेंट स्मेल है वो आना बंद हो जाती है। आई बात समझ में? तो इससे भी हमें पता चलता है कि अगर जो पंजेंट स्मेल है अनियन की वो आना बंद हो गई है, मतलब वो आपका बेस है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली आ ही जा रही है तो इसका मतलब वो ये है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। ठीक है, रिमेन्स एज इट इज। चलिए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए, जिसकी स्मेल कंटिन्यू आ रही है डीप करने के बाद भी वो एसिड है, और जिसकी नहीं आ रही वो बेस है। ठीक है, इन एसिड स्मेल ऑफ अनियन रिमेन सेम, बट इन बेस स्मेल गोज ऑफ। ठीक है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसी को अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे वाले साइड में, नोज के और ब्रेन के एक मिडिल पार्ट पे यहाँ पर अल्फैक्टरी बल्ब होता है, उसी से हमको समझ में आता है स्मेल, फ्रेग्रेंस वगैरह हमें समझ में आती है। यहाँ पर अल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि ट्रेवल कराने का काम करती है किसी भी स्मेल को यहाँ ब्रेन तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंस द इंडिकेटर वर्क्स ऑन स्मेल इट इज कॉल्ड एज अल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अनियन का एग्जाम्पल देख लिया हमने, ये भी बता दिया मैंने आपको अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के क्या एग्जाम्पल है। और सर्टेन सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडियम इज नोन एज अल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसका एग्जाम्पल हमने अनियन देखा, इसके अलावा क्लो है, वेनिला एसेंस है, और नीलगिरी है ना, यूकेलिप्टस जिसको बोलते हैं हम। तो ये बता दिया मैंने आपको। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मतलब कुछ इंडिकेटर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उससे हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो 0 से 6 तक का जो रेंज होता है वो एसिडिक सब्सटेंस का होता है, और 8 टू 14 तक का जो रेंज होता है वो बेस का रेंज होता है। और जो ये मिडिल में 7 है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस को इंडिकेट करता है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो उसका जो पीएच है वो 0 टू 6 के बीच में आएगा, और अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो उसका पीएच 8 टू 14 के बीच में आएगा। और अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसका पीएच जो है वो 7 आता है। समझ में ये बात? न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Universal indicator are not only tell us whether the given solution is acid or base, we can also judge how strong acid and base can be। बिल्कुल, ये जो pH स्केल है ये हमको ये तो बताती है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये तो बता देगी। साथ साथ में वो हमको ये भी बता देती है कि सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेस है। ठीक है, मतलब अगर किसी का pH 1 है
या 0 है, इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस जिसका पीएच 6 है तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा वीक एसिड है, यानी कि जितना कम नंबर है यहाँ पर उतना ज़्यादा एसिडिक है, और जितना ज़्यादा नंबर है यहाँ पर वो उतना ज़्यादा वीक एसिड है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना यहाँ पर कम नंबर है उतना वो वीक बेस है, लेकिन जितना ज़्यादा नंबर है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। थोड़ा सा रिवर्सिबल है। यहाँ पर ये क्या है, कम नंबर पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ज़्यादा नंबर पर ये वीक एसिड है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, कम नंबर पर ये वीक बेस है और ज़्यादा नंबर पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये पीएच स्केल जो है हमको एसिड बेस के बारे में भी बताती है और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। चलिए, केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो केमिकल डेफिनेशन देखते हैं हम एसिड की। एसिड बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था अभी कि एसिड्स वो होते हैं जिनके पास में हाइड्रोजन होता है। तो मैंने HCl बताया था आपको। HCl जब वाटर में डिसोसिएट करवाते हैं हम इसको, है ना, HCl को जब हम वाटर में डिसोसिएट कराते हैं यानी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो HCl अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये ही हाइड्रोनियम आयन सॉल्यूशन को एसिडिक बनाता है, मतलब यही हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों एक ही, एक तरीके से ध्यान रखें। इसको भी आप हाइड्रोनियम ही बोलेंगे क्योंकि ये वाटर के साथ में जाकर H3O पॉजिटिव बनाता है। तो जब कोई एसिड अपने हाइड्रोजन को वाटर में डिसोसिएट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है तो सब्सटेंस एसिड होता है। ठीक है, वही अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया, जैसे हमने ले लिया NaOH, और इसका भी रिएक्शन हम जब वाटर के साथ में करा रहे हैं तो NaOH अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है वाटर में, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, सॉरी सॉरी, Na पॉजिटिव, एक और बार लिख देते हैं हम, NaOH प्लस H2O। ठीक है, तो NaOH प्लस H2O अपने आप को वाटर में कैसे डिसोसिएट करता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखिए ये वाटर में अपने आप को जब डिसोसिएट कर रहा है तो ये बना रहा है OH नेगेटिव। तो जब कोई सब्सटेंस अपने आप को वाटर में डिसोसिएट करके OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये जो आयन है इसी की वजह से सब्सटेंस बेस बन जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हमने ये देखा कि HCl अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो ये जो H पॉजिटिव है यही सॉल्यूशन को या सब्सटेंस को एसिडिक बनाता है, और यहाँ पर ये जो OH है यही सॉल्यूशन को बेस बनाता है। आई बात समझ में? तो केमिकल डेफिनेशन यही है कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप को वाटर में डिसोसिएट करते हैं, तो जब वो हाइड्रोजन आयन को अगर रिलीज करते हैं तो वो एसिड होता है, जबकि अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन को अगर डिसोसिएट करते हैं तो वो सब्सटेंस जो है वो बेस होता है। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है, एक बार और हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थे हम लोग। ये मैंने आपको बता दिया, HCl अपने आप को जब डिसोसिएट करता है तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करता है। वैसे ही H2SO4 भी अपने आप को 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट करता है। ठीक है, चलिए, वैलेंसी जो है सल्फेट आयन की वो 2 है, इसका कोई रोल नहीं है, अभी हमें इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में देखिए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव द H पॉजिटिव आयन कॉल्ड एसिड्स। बेस कौन होते हैं, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने आप को जब वाटर में डिसोसिएट कर रहा है तो 2OH नेगेटिव आयन दे रहा है। KOH जो है वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है तो वो भी K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो ये सब्सटेंस जो है वो कौन है, बेस। तो जब भी कोई सब्सटेंस अपने आप को जब वाटर में डिसोसिएट करता है और वो OH नेगेटिव आयन अगर देता है तो वो सब्सटेंस आपके बेसेस होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो HCl है इसके पास में एक ही हाइड्रोजन था, तो इसने अपने एक ही हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया। ठीक है, यहाँ पर जो है H2SO4 है तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, मतलब एसिड जो आपका HCl है उसके पास में 1 हाइड्रोजन है तो उसने 1 हाइड्रोजन ही डिसोसिएट किया, जबकि H2SO4 जो है उसके पास में
दो हाइड्रोजन है, H2 दो हाइड्रोजन है, तो उसने अपने दो हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होता है उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन कंपेरेटिवली H2SO4 जो है वो हाईली एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है, हाइड्रोजन आयन की जो क्वांटिटी है वो 2 है, जबकि यहाँ HCl में हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी 1 है। ऐसे ही जब हम HNO3 को देखेंगे तो HNO3 में भी एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन है, इसलिए H2SO4 के कंपेरिजन में ये भी थोड़ा सा वीक एसिड है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है उतना ज़्यादा वो सोल्यूशन, उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस हाईली एसिडिक होता है, और जैसे जैसे कम रहती है उतना ज़्यादा वो वीक रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी वीक एसिड और वीक बेस के बारे में, लेकिन आगे बताएंगे हम इसके बारे में। वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, वैसे हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी आगे बात करेंगे अच्छे से, अभी आप इतना ध्यान रखिए। चलिए, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। बिल्कुल, ऐसे एसिड्स जो एनिमल में भी प्रेजेंट है और प्लांट में भी प्रेजेंट है उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिट्रिक एसिड आपको जो है लेमन में मिलता है, लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में मिल जाएगा। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड आपको जो है इमली वगैरह में मिल जाएगा, ऑक्जेलिक जो है वो आपको टोमेटो वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपके ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। मैंगो, देखो जो भी खट्टी चीज़ें, देखो मैंगो जो है, ये रो मैंगो जो है ये भी क्या है, खट्टा होता है, टेस्ट में सोर होता है ना, तो ये एसिडिक है। इसके बाद में टर्मेरिंड, ये जो इमली है वो भी ऑरेंज है, ग्रेप्स है, लेमन है, जो भी खट्टी चीज़ें उन सब में आपको एसिड मिलेगा। मिनरल एसिड क्या होते हैं? जो कि आपको अर्थ क्रस्ट की मिनरल से मिलते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? आपका H2SO4, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। बिल्कुल, कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये मतलब अगर ये इस स्किन के ऊपर अगर गिर जाए तो स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर को खींच लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इनकी डेंजरसनेस को कम करने के लिए हम इसमें वाटर डालते हैं, इसको डाइल्यूटेड बनाते हैं। ठीक है, ताकि ये डेंजरस ना रहे स्किन पर। चलिए, एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल एसिड ऑन द अर्थ क्वालिटी मैंने बता दिया। ठीक है, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एक्सीडेंट। बिल्कुल, क्या होता है कि एक ड्रॉप भी अगर गिर जाती है इसकी स्किन पे तो बहुत जलन होती है, क्योंकि बर्न हो जाता है पूरा। हाइड्रेशन जो है स्किन के अंदर का जो भी वाटर है वो सब का सब क्या हो जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एसिड अटैक्स देखे होंगे बहुत कॉमनली, है ना, किसी के भी ऊपर जब कोई एसिड फेंकता है तो उसमें यही एसिड्स होते हैं, H2SO4, HNO3, HCl वगैरह कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो क्या होता है कि देखिए हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है वो 70 to 80% जो है वो वाटर से ही बनी हुई है। तो जैसे ही ये एसिड स्किन के साथ में कांटेक्ट करता है तो स्किन में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को जैसे ही ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो स्किन क्या हो जाती है, एकदम श्रिंक हो जाती है तेजी से, जो स्किन है वो डेड हो जाती है। ठीक है, उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है स्किन की। ठीक है, तो उसी समय एग्जैक्ट उसी टाइम पर क्या होने लगता है, रिएक्शन होने लगती है और स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, जल जाती है पूरी तरीके से। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस डेंजरस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूटेड फॉर्म में रखते हैं। डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने एसिड लिया और उसमें हायर क्वांटिटी में वाटर मिक्स कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत हद तक कम हो जाती है, फिर वो डेंजरस नहीं रहता, फिर वो हाथ पर पे भी गिर जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल जैन प्रिप। ठीक है, थैंक यू सो मच।